Hi everyone, welcome to our channel Knowledge for All. I am Suniti Sachdeva and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे a recent decision of the Supreme Court and that too a 3 judges bench decision in the case of Satish Chander Sharma and others versus State of Himachal Pradesh. ये जजमेंट CLAT PG 2026 के लिए रेलिवेंट है बिकॉज एक तो ये 3 जजेस बेंच ने दिया है एंड सेकेंडली इट इज़ बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत मेजर चंक आता है, बहुत सारे पैसेजेस आते हैं, कम से कम 20-25 मार्क्स का कभी कभी आ जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जजमेंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है CLAT PG के लिए. और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पार्ट 3 से डील कर रहा है, पार्ट 3 के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 32 से. आर्टिकल 32 which talks about fundamental rights, so it becomes all the more important. तो डिसीजन पे आने से पहले let us take a brief history. तो उसके लिए हम एक टाइमलाइन देखते हैं. तो यहाँ पर 1999 में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करी. उस स्कीम के अंदर जो भी स्टेट owned corporation के employees थे, there was a corporation which was wholly owned by the state of Himachal Pradesh. It was Himachal Pradesh Forest Development Corporation. तो इन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी और ये बोला कि इस कॉरपोरेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं they will get the same pensionary benefits as a regular government employee. So they tried to maintain parity with the government employees. It was purely an administrative matter और वेलफेयर को देखते हुए इन्होंने ये चीज़ बोली कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वैसे ही हम कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को देंगे प्रोवाइडेड दैट कॉरपोरेट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर उन्हें चॉइस दी गई कि या तो आप 1995 वाली स्कीम से ही गवर्न हो विच वॉज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड सर्विस, या फिर आप ये 99 वाली स्कीम से गवर्न हो. अब बहुत सारे लोगों ने ये 99 वाली स्कीम को चूज़ करा क्योंकि यहाँ पर जो पेंशनरी बेनिफिट्स थे दे वर बेटर. सो अब इसमें क्या हुआ कि ये 5-6 साल तक चलती रही, बट उसके बाद 2004 में दिस स्कीम वॉज रिपील्ड प्रोस्पेक्टिवली वाया नोटिफिकेशन डेटेड 2 दिसंबर 2004. और ये डिसीजन इन्होंने लिया बिकॉज ऑफ अ हाई लेवल कमेटी जिन्होंने ये रिकमेंड करा कि ये जो स्कीम चल रही है इट इज़ नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर द स्टेट और जो स्टेट है वो नहीं इसका खर्चा आगे उठा पाएगी. तो इन्होंने 2004 में इसे रिपील कर दिया. पर इन्होंने ये चीज़ बोली कि 99 से लेके जो 2004 में रिटायर हुआ है, जो 2 दिसंबर 2004 से पहले रिटायर हुआ है उसे 99 वाली स्कीम का बेनिफिट मिलेगा. अगर इसके बाद कोई रिटायर हो रहा है तो उसे इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब इसके लिए बहुत सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में और 2013 में द HP हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस कट ऑफ डेट एज अल्ट्रा वायर्स एंड दे सेड कि जिसने भी ये स्कीम चूज़ करी थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कब रिटायर हो रहा है आपको उसे ये पेंशनरी बेनिफिट देना पड़ेगा. बट देन इन 2016 इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजेश चंदर सूद दिस हाई कोर्ट डिसीजन वॉज रिवर्स्ड and they even upheld the repeal and the cut off date and they said कि ये जो cut off date है ये बिल्कुल reasonable और justiciable in law है. अब now this present petition was filed by 3 petitioners in the year 2018 और ये जो 3 पिटिशनर्स थे ये जो 2013 और 16 में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें पार्टीज नहीं थे. इन्होंने ये यहाँ पर जो डिसीजन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुका था, जो फाइनल और बाइंडिंग हो चुका था, उसे रीओपन करने की कोशिश करी और ये बोला कि ये जो राजेश चंद्र सूद वाली जजमेंट है इट इज़ रॉन्गली डिसाइडेड, मतलब इट इज़ पर इंक्यूरियम. पर इंक्यूरियम वो डिसीजंस होते हैं जिसमें कोर्ट ऑलरेडी गिवन डिसीजंस के अगेंस्ट जाके कुछ बात बोलता है. तो यहाँ पर दे प्राइमरीली साइटेड DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. हमने जब भी आर्टिकल 14 पढ़ा होगा हमने ये केस ज़रूर पढ़ा है.
तो यहाँ पर भी एक पेंशन स्कीम थी और वहाँ पे उन्होंने कट ऑफ डेट दी थी एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस केस दैट दिस कट ऑफ डेट इज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। अब हम यहाँ पर पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जो 1999 वाली स्कीम है इट कन्फर्ड अ वेस्टेड राइट, और आपने जो ये कट ऑफ डेट लगा दी है इट इज़ एन आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन एंड देयरफॉर इट वायलेट्स आर्टिकल 14। देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी which is now a constitutional right under Article 300A. Earlier it was a fundamental right, but after the 42nd Amendment, it is a constitutional right. So they held that the right to pension is property under Article 300A and cannot be unilaterally taken away. फिर रिस्पोंडेंट्स ने अपने काउंटर दिए। रिस्पोंडेंट इज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन्होंने ये बोला कि जो राजेश चंद्र सूद की जजमेंट है इट इज़ अ बाइंडिंग लॉ and although the petitioners were not party to the earlier litigation but they are bound by it क्योंकि ये भी similar situation में है। एंड थर्डली इन्होंने बोला कि आर्टिकल 32 में तो आप जा ही नहीं सकते हो। सो वी विल सी कि आर्टिकल 32 में जा सकते हैं या नहीं टू चैलेंज अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट डिसीजन। सो लेट्स कम टू द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो अर्लियर डिसीजन है राजेश चंद्र सूद में इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग, एंड जस्ट बिकॉज ये जो 3 पिटिशनर्स थे ये पहले वाली पार्टीज में नहीं थे, ये पहले वाले प्रोसीडिंग्स में पार्टीज नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाला डिसीजन इन पे नहीं लगेगा। सो बाय फाइलिंग अ न्यू पिटिशन दे आर merely doing a collateral attack and it is not allowed. And thirdly, which is very very important for you guys to know, कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करना है so either you can file an SLP under Article 136 or you file a review under Article 137. अगर आप रिव्यू के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो you can go for curative petition. अब क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिटन नहीं है, बट इट वॉज डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन द केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। तो रिव्यू के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको एक और मौका मिलता है कि आप कोर्ट को बोल सकते हो कि यार प्लीज़ ये वाला डिसीजन एक बार रिकन्सिडर कर लो बिकॉज देयर आर सम ग्लेयरिंग एरर्स एंड इट नीड्स टू बी रिकन्सिडर्ड। तो इन्होंने बोला कि द ओनली रेमेडी वॉज आइदर यू गो फॉर SLP या फिर आप रिव्यू फाइल करो या फिर क्यूरेटिव पिटिशन करो, बट यू कैन नॉट अप्रोच द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 जो है इट टॉक्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझनी है, ये चीज़ कोर्ट ने डिस्कस नहीं करी, बट व्हेन आई वाज रीडिंग द जजमेंट आई थॉट कि ये वाली चीज़ भी यहाँ डिस्कस हो सकती है। तो हम फंडामेंटल राइट्स क्लेम करते हैं अगेंस्ट स्टेट। नॉर्मली स्टेट्स के अगेंस्ट क्लेम होता है, हाउएवर इन फ्यू केसेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो जाता है। तो अब स्टेट डिफाइंड है आर्टिकल 12 में, और ये वाला क्वेश्चन कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं, it was already decided by the Supreme Court in the case of नरेश versus State of Maharashtra, जहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि जुडिशरी अगर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है जुडिशरी के, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट है, पर अगर वो अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है which is it talks about adjudication, अगर वो केसेस डिसाइड कर रही है तो हम उसे स्टेट नहीं बोल सकते। तो अब वो स्टेट है ही नहीं तो आप उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करा ही नहीं सकते आर्टिकल 32 में। देन सेकेंडली द पर इंक्यूरियम आर्ग्यूमेंट वॉज रिजेक्टेड and the court clarified that Rajesh Chandra Sood had fully considered the precedents and legal principles and it had distinguished the facts of DS Nakara, and here the facts were different. So merely disagreeing with it doesn't make it per incurium. Every case has to be limited by its own facts. वहाँ पे कुछ अलग फैक्ट्स थे, यहाँ कुछ अलग फैक्ट्स हैं। वहाँ DS नकारा में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ है, एंड दैट टू हियर इट वॉज अ वेलफेयर मेजर, राइट।
Then they talked about Article 14 and arbitrary classification. The cutoff date was upheld as having a reasonable basis. Only those who retired while the scheme was in effect got its benefits. So क्योंकि यहाँ पर जो रिपील था वो प्रोस्पेक्टिवली था, तो कोर्ट ने बोला कि ये सही था कि जो रिटायर पहले हो गए उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा, जो रिटायर उसके बाद हुए हैं अगर उन्हें 99 स्कीम का बेनिफिट नहीं भी मिल रहा तो क्या हो गया, दे विल स्टिल बी गवर्न्ड बाय द 1995 स्कीम. तो इतना कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं हुआ, ऐसे कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुए कि हम रिट पिटिशन को अलाउ करें. Then they talked about the financial viability and they held that it justified the repeal. And because the policy and because the pension scheme was a policy matter, it was well within the domain of the state government कि वो इसे आगे कंटिन्यू रखे या ना रखे. एंड द फैक्ट कि एक हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट ने सजेस्ट करा था कि दिस स्कीम इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, दैट इज अ गुड डिसीजन टू जस्टिफाई द रिपील. And then at last it was held that this 99 scheme was a welfare measure, and here the state of Himachal Pradesh was just doing it for the welfare purpose and it was not acting as the employer. So in conclusion, the court held that no vested rights were taken away unfairly. The cutoff date is constitutional and the petition is conceived and not maintainable under Article 32. I hope you are clear why this petition is not maintainable under Article 32. So accordingly, this writ petition was dismissed. तो इसके नीचे MCQs हैं. आप ये जजमेंट इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना. वहाँ पर बायो में ही you will get the टेलीग्राम चैनल का लिंक. And if there is any doubt after reading the judgment, after reading this PDF, you can drop down in the comments. I will be very happy to answer all the queries. And so that was all from my side. Thank you for watching.